आज का पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। और जैसा कि पाठ का जो शीर्षक है उसी से ही हमें अर्थ पता लग रहा है कि इसमें किस विषय की चर्चा होने वाली है, जहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है इस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं कि जो भारतवर्ष है, हमारा देश है, उसकी उन्नति कैसे हो सकती है। जिस वक्त का ये भाषण है उस वक्त पे भारतवर्ष की उन्नति बहुत ही ज़रूरी थी और वो कैसे हो सकती है इसी पर उन्होंने एक भाषण दिया था। तो ये पाठ जो है उसी से संबंधित है। देखते हैं अब पाठ में यहाँ पर क्या बताया गया है। जैसा कि इस पाठ से संबंधित जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। अगर आप वर्ड टू वर्ड चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये सेशन में हम इस पाठ की सिर्फ समरी पढ़ाएंगे, जिससे कि कम समय में चैप्टर में ओवरऑल आइडिया जो दिया गया है, जो विषय है उसका ओवरऑल आइडिया हम यहाँ पर देंगे, ताकि कम ही समय में आप पाठ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। पाठ में दिया गया जो आलोचनात्मक निबंध है, आलोचनात्मक जिसके किसी ऐसा विषय जिसके विषय में आलोचना तर्क वितर्क दोनों प्रस्तुत किए जा सके, तो ये एक निबंध है। और सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि ये वो निबंध नहीं है जो आपको परीक्षाओं में लिखने के लिए कहा जाता है। जिस तरीके से साहित्य में कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक होते हैं, वैसी निबंध भी एक साहित्य की विधा है। तो ये पाठ जो है वो एक आलोचनात्मक निबंध है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ददरी मेले के अवसर पर बलिया में एक उत्साहवर्धक, मतलब कि ऐसा जोश से भरा हुआ भाषण दिया था उन्होंने। उत्साहवर्धक यानी जोश से भरा हुआ। और ये भाषण कहाँ हुआ? ददरी मेले के अवसर पर बलिया में। ये भाषण एवं व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस निबंध में साहित्यकार ने भारतीय दुर्दशा के लिए अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद को जिम्मेदार माना है। यहाँ पर इस भाषण में कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसकी चर्चा के साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो भारत की दुर्दशा हो रखी है, जो इतने गंदे हालातों पे वो पहुंच रखा है, उसकी सिर्फ एक वजह है, वो है अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद। अंग्रेजों का इस पर अपना कब्जा जमाना। तो दूसरी तरफ भारतीय नागरिकों में विद्यमान आलस्य, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, पहले तो अंग्रेजी सरकार, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है भारतवर्ष का इस हालात पर होने की वजह, उसकी दुर्दशा जो हो रखी है, वो है आलस्य, अशिक्षा, अकर्मण्यता एवं दिशाहीनता। यानी कि भारतवर्ष में जितने भी मौजूद नागरिक हैं उनमें आलस्य बहुत है, अशिक्षा है यानी पढ़े लिखे नहीं है, अकर्मण्यता यानी कि किसी भी काम को लेकर उनमें जोश नहीं होना, दिशाहीनता यानी वो दिशाहीन है, उन्हें ये नहीं पता उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, यानी कि लक्ष्य विहीन होना। अगर आपको नहीं पता है कि आपको अपने एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स जो है, कितने का टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, 90 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई भी करनी होगी। और आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया है तो आप उस पर मेहनत करेंगे। वैसे ही जो भारतवर्ष के नागरिक हैं वो दिशाहीन हैं, उनको नहीं पता है उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। दिशाहीन होने की वजह से आलस्य से भरे हुए हैं, अशिक्षित हैं और अकर्मण्य हैं। इस निबंध में भारतेंदु ने भारतीयों में भारतीय अस्मिता यानी भारतीय अस्मिता, भारत की जो पहचान है, अस्मिता यानी पहचान, उसको स्थापित करने के लिए ललकारा है। यानी कि जो भारत की असल पहचान है उसको पुनः स्थापित किया जा सके एक नए तरीके से, उसके लिए यहाँ पर भारतीयों को उन्होंने ललकारा है। इस भाषण को एक तरीके से आप इस भाषण को ये समझ सकते हैं कि उन्होंने भारतीयों को अपने आलस्य से हटकर, अशिक्षित माहौल से हटकर, अकर्मण्यता और दिशाहीनता से हटकर उन्हें ललकारा है, जिससे उनमें वो जोश आ जाए, उत्साह आ जाए, जिससे कि वो अपने देश की उन्नति के लिए अपनी भागीदारी दिखा सकें। भारतेंदु ने भारतवासियों में नेतृत्व क्षमता को विकसित करना चाहा है। नेतृत्व क्षमता, मान लीजिए एक ग्रुप है, उसमें एक लीडर होता है जो आपको डायरेक्शन देता रहता है कि आपको अब ऐसे ऐसे काम करना है जिससे कि आप सफलता पा सके, आपका काम जो है बहुत बेहतरीन हो सके, तो उसे नेतृत्व करना कहते हैं। तो भारतेंदु जो है उन्होंने भारतवासियों में नेतृत्व की क्षमता को विकसित करना चाहा है। कई दशकों की गुलामी ने हमारे नेतृत्व क्षमता को हतोत्साहित किया है।
और कई दशकों से हम गुलाम हैं। इस वजह से जो हमारी नेतृत्व करने की क्षमता है वो ख़त्म सी हो गई है। इसलिए हम अंग्रेज़ों के पिछलग्गू बन गए हैं, यानी वो जो बता देंगे, जो दिशा दिखा देंगे, वहीं पीछे पीछे लग जाएंगे। तो पिछलग्गू बन गए हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जो किसी ने कुछ कर दिया बस उसी में जो भारतीय हैं लगे हुए हैं। भारत को सांस्कृतिक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम अपना नेतृत्व स्वयं करना सीख लेंगे और इस सृजनात्मक विचारधारा का सृजनात्मक जो आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी स्किल्स जो होती हैं, वो जो स्किल्ड आपकी विचारधारा है वो उसके पॉजिटिव अफेक्ट आ सके। हमें गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पटेल एवं अंबेडकर आदि के लोकतांत्रिक नेतृत्व में दृष्टिगोचर होता है। यानी कि जो हमें गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस करते हुए आ रहे हैं नजर, जवाहरलाल नेहरू, पटेल एवं अंबेडकर जो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पॉजिटिविटी से, जिसके परिणाम जो है पॉजिटिव निकलेंगे, वही क्षमता हमें अपने में लानी है। भारतेंदु जी अंग्रेजों के विरोधी तो थे, लेकिन पाश्चात्य यानी पश्चिमी आधुनिकतावादी संस्कृति के नहीं थे। यानी वहाँ का जो तौर तरीके हैं उसके वो विरोधी नहीं थे, सिर्फ वो अंग्रेजों के विरोधी थे। उन्होंने बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट साहब की खुलकर प्रशंसा की है। साहित्यकार ने अकबर, बीरबल, टोडरमल की धार्मिक सहिष्णुता, तीक्ष्ण नेतृत्व क्षमता एवं भू राजस्व नीतियों के कारण उनकी सराहना की है। भारतेंदु ने भारतवासियों की तुलना रेलगाड़ी के डिब्बों से की है और इसका तात्पर्य यह है कि हम भारतवासी बिना नेतृत्व के चल ही नहीं सकते। जिस तरीके से ट्रेन के सभी डिब्बों को चलाने के लिए एक इंजन होता है, जब तक वो इंजन नहीं है वो ट्रेन के डिब्बे स्थिर रहते हैं, खड़े रहते हैं एक ही जगह, उनकी कोई दिशा नहीं होती जहाँ वो आगे बढ़ सके। तो भारतीय भी जो है उन्हीं ट्रेन के डिब्बों की तरह ही है। जब तक उनके लिए एक इंजन तैयार नहीं होगा और वो उनको आगे नहीं ले चलेगा, तब तक भारतीय जो है आगे नहीं बढ़ सकते। वे धार्मिक पौराणिक उदाहरणों द्वारा सिद्ध करते हैं कि अगर भारतीयों को कोई बल एवं पराक्रम याद दिला दे तो ये सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। आगे चल के भारतेंदु ये पाठ में हमें बताते हुए नजर आते हैं कि उन्हें धार्मिकता से पौराणिक उदाहरणों के द्वारा, मान लीजिए उन्हें उदाहरण दे देते हैं कि श्री राम ने किस तरीके से अपने जीवन में क्या क्या काम किए, ये, और उस तरीके के उदाहरणों से उनमें जोश भर दिया जाए तो वो जोशीले होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ चलते हैं और उनको अपना बल और पराक्रम याद आ जाता है और अपने सभी कार्यों को संपन्न कर रख सकते हैं वो। और इस तरीके के उन्होंने कई उदाहरण दिए भी हैं यहाँ पर भारतेंदु जी ने, जो पाठ में हमने पढ़े हैं। आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी साफ, वहाँ पर पता लगेगा किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि भारतीयों को उनका पराक्रम और बल याद दिलाने के लिए क्या करना होता है। आगे बढ़ते हुए बताते हैं पाठ में कि भारतेंदु इतिहास के मर्मज्ञ चित्रक हैं। यानी कि भारतेंदु बहुत बड़े इतिहासकार तो हैं ही, तो वो एक अच्छे चित्रक इतिहास को इस तरीके से पेश करते हैं जैसे उसका चित्र हमारे सामने चल रहा हो। इन्हें इतिहास की गतिशील नब्ज की पहचान थी। इतिहास जो है हमारा, उसकी गतिशील नब्ज की पहचान थी। भारत गुलाम क्यों हुआ? भारत के विभाजित होने के कारण विभाजित हुआ, ये हम सभी को मालूम है, और उसके कारण क्षेत्रवाद, अकर्मण्यता, धर्म भीरुता यानी धर्म से डरने वाले एवं आलस्य आदि कुप्रवृत्तियों यानी कि बुरी आदतों के कारण ही भारतीय अस्मिता यानी भारत की पहचान खतरे में पड़ी। पहले तो भारत विभाजित हो गया, फिर उसमें क्षेत्रवाद पनप गया, फिर अकर्मण्यता पनप गई, धर्म भीरुता आ गई, आलस्य बढ़ गया, और इसी की वजह से जो भारत की असल पहचान है वो खतरे में पड़ गई। इसके अतिरिक्त जमींदारी प्रथा एवं सामंतवाद, जो कि हम बहुत बार जो है प्रेमचंद की कहानियों में, उपन्यासों में पढ़ चुके हैं, किस तरीके से जमींदार वर्ग जो है वो आप देखोगे कि किसानों को, गरीबों को जो है प्रताड़ित करता, शोषित करता नजर आता है। तो इसके अतिरिक्त अभी यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो भारतीय अस्मिता क्यों खत्म हो गई है, क्षेत्रवाद, अकर्मण्यता, धर्म भीरुता और आलस्य के कारण। इसके अलावा जो है उसकी अस्मिता खतरे में क्यों पड़ी है? क्योंकि यहाँ पर जमींदारी प्रथा एवं सामंतवाद जैसे भयावह यानी कि डरा देने वाली कुरीतियाँ यानी बुरी रीति, कुरीति मतलब बुरी रीति यानी बुरे नियम, उन्होंने भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया।
भारतेंदु जो है पुनरुत्थानवादी, पुनरुत्थान मतलब कि एक बार पुनः जो है एक नए तरीके से जो भारत अपनी अस्मिता को फिर से पहचान दे सके। तो उस पुनरुत्थानवादी साहित्यकारों में से एक है भारतेंदु, जो किसी भी चीज़ को पुनः वापस जो है अपनी स्थिति को सुधार कर वापस लाकर खड़ा रखने की जो उनमें जोश भरी बातें हैं वो दिखती हैं। इनके विचारों में आधुनिकतावाद के साथ ही भारतेंदु जी पुनरुत्थानवादी समाज सुधारक हैं और साहित्यकार हैं। समाज सुधारक जैसा कि हम सभी जानते हैं जो समाज के सुधार के लिए कार्य करता है। पुनरुत्थानवादी क्या होता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, शब्द से ही इसका अर्थ समझ में आता है। पुनः मतलब दोबारा, पुनरुत्थान, उत्थान मतलब दोबारा एक नए तौर तरीके से उसकी उपज करना या फिर उसको उत्पन्न करना, उत्थान करना, बढ़ाकर उसे पेश करना। तो पुनरुत्थानवादी। अब जैसे भारत की अस्मिता खत्म हो चुकी है, ये बार बार भारतेंदु जी हमें पाठ में बताते हुए नजर आ रहे हैं, और क्यों खत्म हुई है ये भी बताया है। और वो कहते हैं कि हम मेहनत करके जो है दोबारा अपनी अस्मिता को एक नई पहचान दे सकते हैं, जिसको पुनरुत्थान कहते हैं। तो वो एक पुनरुत्थानवादी है और समाज सुधारक साहित्यकार है। उनके समय में आम जनता जो है अपने देश भारत के अतीत का गौरव भूल सी गई थी। अब जब भारतेंदु जी जब ये भाषण दे रहे हैं उस वक्त की बात ही चल रही है कि इस वक्त जो देश भारत है उसके जो नागरिक हैं, आम जनता है, वो उसके अतीत का गौरव, कि उसका अतीत जो है कितना गौरववान था, वो भूल सी गई थी। अब वो क्योंकि बहुत सालों से गुलाम रह चुकी है तो वो पिछलग्गू से ही हो गए हैं। उनको कोई अगर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके की राह दिखाता चला जाएगा जो कि उस वक्त अंग्रेजी सरकार कर रही थी, वैसे ही वो काम करते चले जा रहे थे। अपनी कर्मठता को वो भूल चुके थे। ये सब जानबूझकर नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेजी शासन, उनका भय, आतंक, दमनकारी शोषण करने वाला जो रवैया है, और भारतीयों का अशिक्षित होना इसके लिए जिम्मेदार था। और इन सब के पीछे का कारण था, पहली बात अंग्रेजी सरकार, दूसरा उनमें भय, आतंक, दमनकारी रवैया और भारतीयों का अशिक्षित हो जाना जो है, इसमें और भी जो है एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदार होने का कारण बनता है। अतः भारतेंदु जी के सामने सबसे मुख्य प्रश्न यह था कि समस्या यही थी कि भारतीयों का पुनर्जागरण किया जाए। अब उन्होंने समस्या पर फोकस किया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसका निवारण कैसे पॉसिबल है। उनको ये समझ में आ गया कि लोगों का पुनर्जागरण करना बहुत ज़रूरी है, यानी उन्हें पुनः जागृत करना पड़ेगा, उन्हें फिर से उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि उनका अतीत कितना गौरवशाली था, वो कितने कर्मठ थे, उनका जो अतीत है वो कितना ज़्यादा बेहतरीन था। आज वो अंग्रेजी सरकार के पिछलग्गू हो गए हैं, कई दशकों से उसके गुलाम हो चुके हैं, लेकिन पुनः उनमें अपना वो जोश लाना पड़ेगा वापस, जिससे कि वो अपनी अस्मिता को, पहचान को वापस ला सके। इसके लिए भारतेंदु जी ने भारतीयों का पुनर्जागरण किया। कैसे किया? वो ऐसे ही भाषणों के द्वारा उन्होंने किया और अपने साहित्य के माध्यम से किया। भारत के लोग जो अतीत का गौरव, भारत का महान इतिहास भूल गए हैं, उसे नाटकों, रंगमंचीय कला के माध्यम से बताया जाए। और इसीलिए जो भारतेंदु हैं उनके बहुत सारे नाटक हैं जिसको रंगमंच पर पेश किया जाए और लोग उसे देखकर चीज़ें समझ सकें। अतः वे अपने नाटकों का कथ्य चयन भी इसी प्रकार किया करते थे। जो उसका विषय हुआ करता था वो इसीलिए ऐसा रखते थे जिससे कि लोगों को अपना भारतीय गौरव जो है वो याद आ जाए, जो अतीत है उनका गौरव से भरा हुआ वो उन्हें याद आ जाए। तभी इनके विचारों में आधुनिकतावाद के साथ साथ अतीतोन्मुखी, यानी अतीत की ओर उन्मुख, जो अपने अतीत की ओर उन्मुख है, यानी उसको याद करता है और उसी से प्रेरणा लेता है, मोटिवेशन लेता है। तो वो आधुनिक तो हैं लेकिन वो अतीतोन्मुखी भी हैं और उस परंपरा का बोध उनमें मिलता है। बोध यानी कि समझ मिलती है। वे भारतीयों को विश्व स्तर पर यानी विश्व के आप लेवल पर लाकर उनका योगदान याद दिलाते हैं। वे बताते हैं कि भारतीयों ने खगोल शास्त्र, गणितीय प्रणाली, चिकित्सा शास्त्र एवं रसायन शास्त्र, दर्शन, अध्यात्मवाद, संस्कृति आदि क्षेत्र में विश्व स्तर पर योगदान दिया है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भारतेंदु जी ने बताया है कि किस तरीके से आपके पास इस टाइम पे सोशल मीडिया जो है बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करती है जिससे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।
पहले के टाइम पे बुक्स भी जो है इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। लोग जो है खुले आसमान के नीचे बैठते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, दिमाग चलाते हैं अपना, उसके बेसिस पर जो है उन्होंने बहुत कुछ जो है ये खगोल शास्त्र, गणितीय प्रणाली, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र, दर्शन, फिलॉसफी, अध्यात्मवाद, संस्कृति, इन सब का विश्व स्तर पर योगदान दिया है। यानी कि भारतीयों में बहुत सारी क्षमता है जिसको वो आज भूल गया है, और ये सारी बातें करके जो है भारतेंदु जी उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम में अपार क्षमता है, तुम उसे भूल चुके हो और उसे जागृत करो और अपने आप को और अपनी अस्मिता को एक नई पहचान, एक पुनः देने की कोशिश करो। इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। अतः आज हमें फिर से अपने योगदान, अपने ज्ञान, ताकत को याद करने की ज़रूरत है। अपने पौरुष को, यानी अपने बल को, अपने ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। वे आगे ये बताते हैं कि जो भारत है वो विश्व विकास की दौड़ में इसी अज्ञानता की वजह से ही पिछड़ रहा है, और हम अपनी पुरातन रूढ़ियों की वजह से विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। पहली बात तो भारत का अज्ञानता, अशिक्षित होना, ये तो उनके पिछड़ेपन का कारण है ही। दूसरा, पुरातन पीढ़ी रूढ़ियों में ही फंसे रह जाना ही जो है उनको दौड़ में पीछे रख देता है। आगे बढ़ते हैं पाठ में, भारतेंदु जी हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से वो भारतीयों को जागृत करते हैं, पुनर्जागृत करते हैं। इसके लिए वो पुनर्जागरण का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप कितने सक्षम हैं, बस आप भूल गए हैं। आप उसे याद कीजिए, अपनी क्षमता को याद कीजिए, उसको कर्मठता में बदलिए, यानी उसको अप्लाई कीजिए और अपनी जो पहचान है उसको, अस्मिता को पुनः वापस लाने की कोशिश करें अपनी इसी मेहनत के माध्यम से। तो भारतेंदु जो है उनके अनुसार मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। मनुष्य को कायरों की भांति जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए, बल्कि उसको समग्र सम विषय अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। और आगे वो लोगों को इस जोश भरे अपने भाषण के माध्यम से ये बताते हैं कि जो मानव का जीवन है बहुत ही दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आपको मिला है तो आप अपनी शक्तियों को पहचाने, अपने बल को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने, उसका उपयोग करें, अपने जो समग्र सम विषय है उन अवसरों का लाभ उठाएं। इस विचारधारा का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण भारतवासियों को भारतवर्ष के समग्र विकास, संपूर्ण विकास, ओवरऑल जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसकी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। भारतेंदु जी ने राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत पर्सनल हित को जो है उसको महत्व नहीं दिया है। उन्होंने भारतेंदु जी ने जो है लोगों को इस चीज़ को भी जानकारी दी, उन्हें बताया कि राष्ट्र हित यानी कि देश के हित के लिए हमें इतना ज़्यादा तत्पर रहना होगा कि हमें अपने पर्सनल हितों के जो है उसको महत्व नहीं देना है। ये साहित्यकार का प्रगतिशील दृष्टिकोण है। भारतेंदु जी ने भारतीय संस्कृति की अस्मिता के उद्धार के लिए निवृत्तिमूलक एवं पलायनवादी विचारों के स्थान पर प्रवृत्ति मूलक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। तो भारतेंदु जी हमें पाठ में एक तरफ लोगों को जागरूक करते हुए नजर तो आ रहे हैं ताकि देश की उन्नति हो सके और लोग जो है अपने भारत देश की जो एक नई अस्मिता है उसको पुनः जागृत कर सके, सामने ला सके। और उसी के साथ वो ये भी बताते हैं कि जो भारतीय संस्कृति की अस्मिता है, पहचान है, उसके उद्धार के लिए, यानी उसको बेहतर बनाकर फिर से पेश करने के लिए निवृत्ति मूलक एवं पलायनवादी विचारों के साथ स्थान पर, यानी निवृत्ति मूलक, निवृत्त कर पलायन करके, छोड़कर इन सब चीज़ों को, इन विचारों के स्थान पर इस तरीके को इस्तेमाल किए बगैर वो प्रवृत्ति मूलक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो साइंटिफिक दृष्टिकोण एस्पेक्ट जो है वो लेना है। प्रवृत्ति मूलक जो आपके फीचर्स है उनके यूज़ करके, उनके अनुसार भारत में जितना कोई निकम्मा होता है उसे उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आगे वो बताते हैं कि भारत ऐसा देश है जहाँ पर जो जितना निकम्मा है लोग उसको उतना ही अमीर समझते हैं। हालांकि इस कुप्रवृत्ति ने आज भी भारत को तोड़ने का प्रयास किया है। आज भी जो है ये कुप्रवृत्ति, ऐसे जो व्यवहार है वो भारत को तोड़ने का प्रयास तो करते ही हैं। अब आपने अपने आसपास देखेंगे बहुत आराम में जो है आदमी बोलता है कि इसके पास काफ़ी पैसा है, इसीलिए ये इतने रेस्ट जोन में है और इसी के लिए इसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यही कुप्रवृत्ति जो है आज भी भारत को तोड़ती है, यानी कि उसे पिछाड़ती है। हमारे यहाँ जो मानसिक श्रम है, मानसिक श्रम यानी बुद्धि का इस्तेमाल जो है वो उस पर परिश्रम, शारीरिक श्रम की अपेक्षा शारीरिक परिश्रम को कम महत्व दिया जाता है। यानी कि जिसने बुद्धि का काम किया है उसके आगे जो शारीरिक परिश्रम है,
अगर मान लीजिए आप कोई मजदूरी कर रहे हैं तो उसको कमतर ही आकेंगे लोग, कि शारीरिक परिश्रम की वो वैल्यू नहीं है, जो बुद्धि लगाकर काम करता है उसकी ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के श्रम को समान महत्व देकर श्रमजीवी संस्कृति को समेकित, श्रमजीवी संस्कृति यानी जो मेहनत कश लोग हैं उनको समेकित, एकत्रित करके इस धरातल को प्रदान किया है। भारतेंदु जी भारतवासियों के समय के साथ चलने के लिए कहते हैं। वे चाहते हैं कि भारतवासी अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरी ताकतों का मोहताज ना रहें। अब यहाँ पर भारतेंदु जी एक बहुत बड़ी बात तो ये भी समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि हर एक छोटी चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड होने की बजाय भारतीयों को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने बल का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने कौशल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें दूसरी ताकतों का मोहताज नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें दूसरी देशों से जो मदद लेनी पड़ती है वो मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर भारतवासी अपने सभी कौशलों का इस्तेमाल करने लगेगा। भारत में एक समस्या ये भी है कि शारीरिक परिश्रम को वो महत्व नहीं मिलता जो बौद्धिक परिश्रम को मिलता है। महात्मा गांधी ने इसके लिए हमें दोनों की महत्वता को बराबर करते हुए हमें एक ही धरातल पर लाकर खड़ा करने की कोशिश की है, और जो कोशिश अभी भी चल ही रही है वो अभी उतना महत्व नहीं मिल पाया है। भारतेंदु जी बताते हैं कि भारतीय जो है अपनी हर एक आवश्यकता के लिए दूसरों के मोहताज नहीं है अगर वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल सही तरीके से करें। भारतेंदु जी ने भारतवासियों में उत्साह का संचार करने के लिए, उन्हें जोश में से भरने के लिए ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। भारतेंदु जी इतिहास की गंभीर अवधारणा की जानकारी रखते थे। उपर्युक्त तथा कथित संदर्भों का प्रयोग भारतेंदु जी ने सांस्कृतिक राष्ट्र चेतना को समेकित रूप में किया है। भारतेंदु जी भारत के कण कण में उन्नति एवं अभ्युत्थान देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, मानवीय, धार्मिक एवं आर्थिक आदि क्षेत्रों में सर्वांगीण यानी कि संपूर्ण विकास संपन्न हो। भारतेंदु जी ने भारतीय समस्याओं का बहुत ही सूक्ष्म, बारीकी विचार से विश्लेषण किया है, उस पर रिसर्च किया है। एक तरीके से वे समस्या मुक्त भारतीयता के हिमायती थे। ये भारत के लोग जो है समस्या मुक्त हो सके उसी के हक में वो रहते थे। वे धर्म नीति के समर्थ हिमायती थे, लेकिन वे धर्म नीति यानी धर्म से संबंधित चीज़ों में के हिमायती थे, पक्षधर थे। लेकिन धर्म अंधता यानी धर्म के चक्कर में अंधे हो जाना, सांप्रदायिकता बढ़ जाना, क्षेत्रवाद बढ़ जाना आदि तात्कालिक दोषों से मुक्त होने की तरफ भी इशारा करते हैं। यानी आप अपने धर्म पर चले, अपनी धर्म की नीति के चले, उसके हिमायती बने, लेकिन धर्म के कारण अंधे ना हो जाए, सांप्रदायिकता ना बढ़ाए, क्षेत्रवाद ना बढ़ाए। तात्कालिक दोषों से मुक्त होने के लिए उन्होंने काफ़ी इस तरफ इशारा किया है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भारतेंदु के विचारों में देशभक्ति के साथ ही राजभक्ति की प्रार्थना अखिल भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए खटकती है। वे तीज त्योहार की नैतिक, अब यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने पाठ में ये भी बताया जो तीज त्यौहार है वो किस तरीके से सामाजिक मेल जोल को बढ़ाने का एक जरिया हुआ करती थी। जो उसकी नैतिक, मानवीय एवं वैज्ञानिक व्याख्या है उसके वो हिमायती हैं। वे नारी शोषण, दलित शोषण, किसी भी कुप्रवृत्ति के खिलाफ थे। यानी कि जो भी बुरी प्रवृत्तियां हैं भारत में जो एग्जिस्ट करती हैं वो उन सब के खिलाफ थे, जिसमें से कुछ है नारी शोषण, जो नारी का शोषण होता है, दलित का शोषण होता है, और वो सभी कुप्रवृत्तियां जो भारत में एग्जिस्ट कर रही हैं उन सब के खिलाफ थे। भारतेंदु जो हैं वो सौहार्द, सांप्रदायिक के कारण ही मुसलमानी संस्कृति को पूर्ण तार्किकता एवं आधुनिकता से जोड़ना चाहते थे। वो भारतीय जनता को किसी भी प्रकार के कृपा पात्र के मोहताज नहीं रखना चाहते थे। और इस पंक्ति में बहुत ही ज़्यादा ताकत है। वो ओवरऑल एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है भारतेंदु जी का वो बताता हुआ नजर आता है कि जो भारतेंदु जी हैं वो नहीं चाहते कि भारतीय जो हैं वो किसी भी ज़रूरत के लिए किसी की कृपा पात्र के मोहताज बने। वो अपने कौशलों का प्रयोग करें, कर्मठ होएं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, शिक्षित होएं, और वो हर एक चीज़ कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें किसी दूसरे की कृपा मोहताज का यानी कृपा पात्र का यानी एहसान कोई कर सके
उसके मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और यही भाषण के माध्यम से ये जो साहित्यकार हैं, पुनरुत्थानवादी साहित्यकार के रूप में भारतेंदु जो यहाँ पर दिखे हैं, वो समझाना चाहते हैं कि भारतीयों को अपने अपने बल का, ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, वो जो भूल चुके हैं, क्योंकि उनका बहुत ही गौरवान्वित अतीत रहा है जिसमें भारतीयों की एक बहुत अच्छी इमेज रही है और बहुत ही कर्मठ दिखते रहे हैं, बहुत ही कौशल से भरे रहे हैं और सोने की चिड़िया कहलाते रहे हैं। उन सब चीज़ों को याद करके एक नए पुनः जोश के साथ उन्हें फिर से अपनी अस्मिता को एक नई पहचान देनी चाहिए। आई होप कि आपको यहाँ पर जो समरी सेशन है उस चैप्टर को समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। वीडियो ने आपको अगर हेल्प की है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सके और इसी तरीके से आपको एक यूज़फुल कंटेंट